हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अगर मैं तुम्हें टोयोटा या लैम्बोर्गिनी इन दो कार ब्रांड्स में से एक ब्रांड को चूज करने बोलूं तो आप कौन सी गाड़ी चूज करोगे? वेल 99% श्योर कि आप लैम्बोर्गिनी चूज करोगे क्योंकि आपके हिसाब से लैम्बोर्गिनी वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स बनाता है, राइट? टोयोटा ऑन द अदर हैंड फैमिली फ्रेंडली कार्स बनाता है, मिड लेवल के कार्स, जबकि लैम्बोर्गिनी तो रेसिंग कार्स बनाता है। लेकिन बॉस, एक बात मैं अगर आपको बताऊं ना, आप चौंक जाओगे। 90s के जमाने की टोयोटा सुपरा MK4 2022 की लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर को हरा सकती है रेस में। यस, यू हर्ड इट राइट। 90s की टोयोटा इतनी केपेबल है और ये क्यों है पता है? वेल, टोयोटा के सिंपल इंजन्स की वजह से। इतने सिंपल इंजन्स कि आप खुद उसमें इजीली मॉडिफिकेशंस कर सकते हो और इसीलिए तो आपने फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे मूवी तक में पॉल वॉकर को अपनी 1994 की टोयोटा सुपरा में मॉडिफिकेशन करके रेस करते हुए देखा था। बट वेट, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। अभी रिसेंटली टोयोटा ने F1 कार से इंस्पिरेशन लेके DFE इंजन लॉन्च किया है और इसे देखकर मोस्टली पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शॉक हो चुकी है। वेल, इस इंजन में ऐसा क्या है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो। सो एक्चुअली ना, साल 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, इस वॉर में जीते हुए US और USSR ने अलग ही अपना एक आपसी कोल्ड वॉर बना लिया, जैसे आपको पता होगा। दोनों कंट्रीज के बीच में एक रेस लग गई कि मिलिटरिस्टिकली टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को पिछाड़ेंगे। इसके बाद ऐसे बड़े कंट्रीज को देख वॉर का माहौल कोरिया तक पहुंच गया और वहां शुरू हुआ द कोरियन वॉर। पर इस कोरियन वॉर के दौरान जहां पर चाइनीज और सोवियट्स नॉर्थ कोरिया को लड़ना सिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ US साउथ कोरिया को जीतने के लिए उसको सपोर्ट करने में बगल में मौजूद जापान की एक मामूली सी ऑटोमेटिक हैंडलूम्स बनाने वाली कंपनी टोयोटा को गाड़ियां बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। US का ऐसा मानना था कि स्ट्रेटेजिकली वॉर्स में लगने वाले व्हीकल्स को अमेरिका से ट्रांसपोर्ट करने के बजाय क्यों ना जापान में ही बनवाकर वहां पर भेज दिया जाए। आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और स्पेशली हिरोशिमा और नागासाकी ब्लास्ट के बाद इनकी कंट्री की इकोनॉमी कुछ खास हालत में नहीं है। इनके खाने पीने के भी लाले हैं और इन्हें रोजगार चाहिए और इसीलिए अगर ये लोग मान गए तो इन्हें ट्रेनिंग देकर अमेरिका को इजीली हाई क्वालिटी मिलिट्री ग्रेड व्हीकल्स वहीं पर से मिल जाएंगे विदाउट हैविंग टू ट्रांसपोर्ट ऑल अक्रॉस। बट सी, स्किल वाइज देखा जाए तो हैंडलूम्स बनाना एक अलग बात होती है और अमेरिकन स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनाना एक अलग ही लेवल का काम है। उसके लिए एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, स्किल और खास करके पैसा चाहिए होगा और इसीलिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम US ने टोयोटा के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को सबसे पहले तो अपनी कंट्री में बुलाया, उन्हें फोर्ड मोटर्स के प्रोडक्शन प्लांट में ट्रेन किया और फिर उन्हें शेवरोले और फियाट जैसे बाकी के ब्रांड्स की फैक्ट्रीज की ट्रेनिंग दी। ऑपरेशनल ट्रेनिंग की इन बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इतने मैस लेवल पर कारों का प्रोडक्शन होता कैसे है। इसके बाद टोयोटा के एग्जीक्यूटिव्स के पास एक्सपीरियंस तो था, बट US के साथ हुई डील की वजह से उन्हें अच्छा खासा कैपिटल यानी कि पैसा भी मिला। बट देयर वाज स्टिल समथिंग मिसिंग। पैसा तो एक जापानीज कंपनी के पास आ रहा था, पूरे जापान के पास अब तक नहीं। और इसीलिए 1952 में जब कोरियन वॉर अपने चरम सीमा पर था और टोयोटा ने अपनी पहली फुल फ्लेज्ड पैसेंजर कार टोयोपेट क्राउन को लॉन्च किया, तो यह कार सिर्फ जापान और अन्य डेवलपिंग देशों में ही हिट हुई। अमीर वेस्टर्न देश तो उसे देखना भी नहीं चाहते थे। वेल, यू सी, इसके पीछे रीजन ये था कि उस वक्त के डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान के उबड़ खाबड़ रोड्स पर चलाने के लिए इंजन्स में ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। अब टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल फोर्स, जिसे पैदा करने की काबिलियत होना जरूरी था, पर उसके लिए अक्सर स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब ऐसे में अपने चिकने रोड में अमेरिकन अगर इस कार को लेकर जाएंगे दौड़ाने के लिए तो ऑब्वियसली उन्हें वो मजा नहीं आएगा और उन्हें लगेगा ये कार स्लो है। और उन्हें तो हाई स्पीड कार्स का शौक था, तो सीधी सी बात है वो टोयोटा क्यों खरीदेगा। एंड दिस फेलियर हिट्स टोयोटा वेरी हार्ड। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर दुनिया की नजर जापान की ओर मोड़नी है ना, तो वेस्टर्न देशों को भी अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा, उन्हीं देशों को उन्हीं के गेम में हराना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने 1960s और 2000s के बीच में फाइनली टोयोटा कोरोला, टोयोटा कोरोना, टोयोटा कैमरी और टोयोटा सुपरा जैसे हाई परफॉर्मेंस कार्स लॉन्च किए, जो अपने तेज और मॉडिफाइबल इंजन्स के दम पर अपने जमाने के बाद भी कई दशकों तक ग्लोबली राज कर रहे थे। और इनमें से तो कैमरी और सुपरा तो आज के जमाने में भी छाए हुए हैं। यस, टू बी स्पेसिफिक, आज के तारीख में भी। बट फ्रेंड्स, देखो, ये हाई परफॉर्मेंस इंजन्स बनाना जितना इजी लगता है उतना आसान एक्चुअली में होता नहीं है। और इसीलिए कंपनीज एक दूसरे से आगे रहने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू इनोवेशंस करते रहती है अपने कार्स के इंजन्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये इंजन देखिए,
दिखने में तो ये एकदम साधारण सा इंजन लग रहा है, लेकिन इसे खोलते ही इसके अंदर मौजूद एक कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा। ये कंप्यूटर सिंपल भाषा में कहूं तो एक इंजन को सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि टॉर्क, स्पीड एटसेट्रा, जो कि एक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये इंजन आपको लगभग 2.1 सेकेंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करा देगी। यस, ओनली 2.1 सेकेंड्स। और ये इंजन और किसी का नहीं बल्कि टेस्ला मॉडल एस मोटर है। ये कार नहीं, इलॉन मस्क द्वारा बनाया गया एक चलता फिरता रोबोट है। जहां बाकी के कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रेस ही चेंज कर दी है। लेकिन ये रेवोल्यूशन कोई ओवरनाइट नहीं आया। इसके पीछे लगी है सालों की मेहनत और एक फर्म एंड रिलायबल विजन। और जैसे कि आप गेट सेट फ्लाई के वीडियोस देखकर ढेर सारा नॉलेज और इंस्पिरेशन लेते हो, वैसे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर इस बुक से भी। इस बुक को ऑडियो फॉर्मेट में भी हिंदी लैंग्वेज में आप सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप ऐसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें सुनने मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप बिजी रहते हो तो यहां पर आपको बुक समरीज भी मिलेगी। आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसका भावार्थ यानी कि समरी सुन सकते हो। और उसके लिए यहां पर 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है। यानी कि अब आप जब चाहो जहां चाहो अपनी मनपसंद की किताब सुन सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीस है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे ना, या फिर मेरा कूपन कोड यूज करोगे GS50, तो आपको 50% डिस्काउंट यानी कि 199 रुपीस में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी करो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज़ दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। एक ऑर्डिनरी कंबशन इंजन में 4 मेजर प्रोसेसेस होते हैं जो साइक्लिकल मैनर में चलते रहते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन इन्हें फाइनली ट्यून करने में काफी मेहनत जाती है, टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस। सो वेल, ये 4 प्रोसेसेस क्या है? नंबर 1, इनटेक। आपने कार्स के सामने अक्सर ऐसी एक ग्रिल देखी होगी। इस ग्रिल से हवा अंदर आती है और फ्यूल टैंक से आता हुआ पेट्रोल गैस के रूप में मिक्स करके पिस्टन सिलेंडर में भेजा जाता है। नंबर 2 स्टेप होता है कंप्रेशन, जिसमें ऊपर आता हुआ पिस्टन इस एयर फ्यूल मिक्सचर को एक छोटी सी जगह में कंप्रेस कर सके ताकि फ्यूल लाइट अप करने पर वो किसी टाइटली पैक्ड बारूद की तरह सिलेंडर में धमाका करे। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कंबशन, जिसमें एक स्पार्क प्लग से चिंगारी लगाकर फ्यूल को ब्लास्ट किया जाता है ताकि वो एक्सपैंड होकर पिस्टन पर फोर्स अप्लाई कर सके और उस पिस्टन को नीचे ढकेलकर व्हील को घुमा पाए। एंड फाइनली द 4th स्टेप इज एग्जॉस्ट, जिसमें कंबशन में पैदा हुआ धुआं एक सेपरेट वाल्व से होकर इंजन के बाहर निकाला जाता है। तो अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये प्रिंसिपल किसी साइकिल चलाने जैसा है, जिसमें आपके पैर सॉर्ट ऑफ 2 मेटल्स के पिस्टन्स हैं और एक टाइम पर एक घुटने के ऊपर ब्लास्ट करने पर वो पैर नीचे जाकर दूसरे पैर को ऊपर भेजता है और इससे हमें मिलता है एक रोटेशनल मोशन जो चेन या ड्राइव शाफ्ट से होते हुए गियर और फिर गियर से होते हुए टायर्स तक पहुंचता है। एंड दैट्स हाउ ऑल द व्हीकल्स वर्क। आई नो ये मैकेनिज्म दिखाई देने में काफी हार्ड लगता है, बट इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सिंपल है, राइट? एंड बिलीव मी, सच में इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म ऐसा ही है। तो अब इसमें हाई परफॉर्मेंस आउटपुट कैसे निकाला जाए? तो देखो, जितने भी कंबशन इंजन वाली गाड़ियां होती है ना, उसमें डाला जाने वाला फ्यूल ऑलरेडी इतना केपेबल होता है, यानी कि उसमें उतनी एनर्जी होती है कि वो एक ट्रक के ट्रेलर को तक खींच सके। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि आजकल के ज्यादातर इंजन्स इस टोटल एनर्जी का सिर्फ 30 से 35% ही गाड़ी को आगे ढकेलने में यूज कर पाते हैं। बाकी का सारा एनर्जी या तो सारे मूविंग पार्ट्स या फिर रास्ते से मिलने वाले फ्रिक्शन को बीट करने में ही वेस्ट हो जाता है, या फिर इवन हीट एनर्जी के रूप में इंजन से बाहर लीक हो जाता है। इसे लो थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है। Which brings us to the next पड़ाव कि अगर इस लो थर्मल एफिशिएंसी को अगर एक्चुअली में बढ़ा दिया जाए तो शायद परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, राइट? वेल यस, हमें कोई हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया तो परफॉर्मेंस शुड राइज। और टोयोटा कंपनी के लोगों ने भी बिल्कुल यही सोचा। उन्होंने देखा कि F1 कार्स की थर्मल एफिशिएंसी 45 से 50% होती है, जो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, और बस उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन ली और बना डाला अपना डायनामिक फोर्स इंजन DFE प्लस ट्रांसमिशन इंजन। इंस्पिरेशन मिलते ही टोयोटा के लोगों ने फिर से एक बार अपने से सवाल किया कि F1 रेस कार्स को डिजाइन करते वक्त
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स किन 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? इसका जवाब खोजते वक्त उन्हें यह पता चला कि सबसे पहले तो ये लोग जितना हो सके उतना इंजन को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं ताकि फॉल्ट्स ढूंढने में आसानी हो सके, और नेक्स्ट जितना हो सके उन्हें कॉम्पैक्ट बनाया जाता है ताकि गाड़ी का टोटल वेट कम हो और उसके बदले में स्पीड बढ़े। द थर्ड स्टेप, उनकी थर्मल एफिशिएंसी जितनी हो सके उतनी ऊपर पहुंचाया जाए ताकि फ्यूल कंप्लीटली बर्न होकर अपनी पूरी एनर्जी टायर को घुमाने में ही लगाएगा, ना कि इधर उधर डिसिपेट कर देगा। टोयोटा को पता चल गया बेसिकली कि हमें करना क्या है, बट अगला सवाल यह था कि हम करेंगे कैसे? इसका जवाब भी थोड़ा सा सोच विचार करके उन्हें मिल गया। टोयोटा के इंजीनियर्स ने सबसे पहले इनटेक प्रोसेस में यह देखा कि ऑर्डिनरी इंजन्स फ्यूल और एयर को इवनली मिक्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंबशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है और थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। टू टैकल दिस प्रॉब्लम उन्होंने सबसे पहले तो एक की जगह पर 2 जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स लगाए। एक ऑर्डिनरी पोर्ट इंजेक्टर जो सिलेंडर में भेजने से पहले ही एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, और दूसरा सीधा सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे करने वाला डायरेक्ट इंजेक्टर। अब ये D4S डुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम along with this curved air intake pipe एयर फ्यूल मिक्सचर को ऐसे सिलेंडर में भेजता है कि इस तरह के टंबल फ्लो के जरिए हवा फ्यूल में एकदम इवनली मिक्स हो जाती है और नतीजन थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि एक लूपहोल फिक्स। अब बारी आती है कंप्रेशन की। कंबशन इंजन्स में यूजुअली सिलेंडर का डायमीटर या विड्थ कह सकते हो या बोर भी कह सकते हो, और पिस्टन के ऊपर नीचे ट्रैवल करने का डिस्टेंस जिसे स्ट्रोक कहते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम रखे जाते हैं। पर इस 1:1 बोर टू स्ट्रोक रेशियो से इंजन में कंप्रेशन इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता है और वो सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली कार जितनी एवरेज पावर ही दे पाती है। अगर इसे बढ़ाने के लिए सिलेंडर का विड्थ मोटा किया तो गाड़ी टॉर्क ज्यादा स्पीड कम शो करेगी, और अगर इसे नैरो किया तो गाड़ी स्पीड ज्यादा टॉर्क कम शो करेगी। यानी कि आसान शब्दों में एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। और इसीलिए टू टैकल दिस प्रॉब्लम DFE में सिलेंडर का डायमीटर सिर्फ इतना नैरो रखा गया कि रेशियो समवॉट 0.8:1 के अराउंड आ सके, जिससे कि कंप्रेशन इतने एफिशिएंटली तो होगा कि इंजन हाईवेज पर तेज स्पीड दे सके, बट एट द सेम टाइम पहाड़ों पर जहां पर ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है तब वो वहां पर रोएगा भी नहीं। सो वंस अगेन प्रॉब्लम सॉल्व्ड ब्रिलियंटली। बट इसे फिक्स करने के बाद टोयोटा ने देन फिक्स किया अपने थर्ड प्रोसेस को, जो था कंबशन प्रोसेस। यहां पर उन्होंने कुछ यूज किया विच इज कॉल्ड एज एटकिंसन साइकिल। अब ज्यादातर कार्स ना ऑटो साइकिल इस्तेमाल करती है, जिसमें कंप्रेशन प्रोसेस के वक्त सिलेंडर में ऊपर के सभी वाल्व्स टाइटली क्लोज हो जाते हैं और पिस्टन को ऊपर आके एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एटकिंसन साइकिल में ऊपर फ्यूल वाल्व पिस्टन ऊपर आते वक्त थोड़ा स्लोली क्लोज होता है, जिससे पिस्टन को ऊपर कंप्रेस करने में थोड़ी आसानी होती है। यानी कि जब इसके बाद स्पार्क प्लग चिंगारी जलाएगा और उससे कंबशन होगा तो फ्यूल का एक्सपेंशन फोर्स तो उतना ही जनरेट होगा जितना नॉर्मली होता है, पर क्योंकि यहां पर कंप्रेशन में वेस्ट होने वाला फोर्स कम हो गया है, फ्यूल की ज्यादातर एनर्जी व्हील्स को घुमाने में ही जाएगी, पिस्टन को ऊपर लाने में नहीं। वेल आई मीन इजंट दैट क्लेवर? वेल नॉट सो फास्ट, क्योंकि अब इन सभी इंजन में बदलावों के बीच में F1 इंस्पायर्ड टोयोटा ने कुछ चेंजेस अपने गाड़ियों के गेयर्स में भी किए हैं टू रिड्यूस द वेट। सो एक्चुअली में ना एक गाड़ी में सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा जगह लेने वाली जो चीज होती है वो उसका ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ऑल थैंक्स टू उसमें लगे अलग अलग डायमीटर्स के मल्टीपल मोटे मोटे मेटल गेयर्स जो भारी होते हैं। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल, इसके ऑपोजिट में टोयोटा ने अपनी गाड़ियों में CVT यानी कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम फिट किया, जो गियर प्लेट्स नहीं बल्कि इस तरह के एक बेल्ट ड्रिवन सिस्टम पर वर्क करते हैं, जो वेट को इजीली रिड्यूस करके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर एक स्लाइट सा कैच है, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम अभी जस्ट नया है, ये सदियों से है, लेकिन ये काफी रेयर है बिकॉज इससे इनिशियल पिकअप के वक्त इसका बेल्ट कभी कभार फिसलता है और उससे गाड़ी को वो शुरुआती प्रॉपर पुल नहीं मिल पाती है। सो टोयोटा ने यहां पर भी एक शानेगिरी की, इसीलिए फर्स्ट गियर को नॉर्मल मेटल वाला रहने दिया और फिर हायर गियर्स को बेल्ट से चलाया। एंड सो यूटिलिटी का यूटिलिटी हो गया और एफिशिएंसी का एफिशिएंसी। नाउ दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, राइट? एंड बाय द वे, अगर इसकी वर्किंग पर आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं इंस्टाग्राम पर वो भी अपलोड कर दूंगा। और बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो गौरव KS ठाकुर, वहां पर कुछ अलग टाइप के वीडियोस आते हैं, सो बिल्कुल फॉलो करो। वेल
फिलहाल इन सभी सॉल्यूशंस में जो नोटिस करने वाली बात है ना, वो ये है कि टोयोटा ने अपनी इंजन में प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव किया ताकि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलकर गाड़ियों को 40 से 41% की थर्मल एफिशिएंसी दे सके। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली कहते हैं मार्जिनल गेन फिलॉसफी या तो फिर द लॉ ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, जिसे बाय द वे आप भी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर सब्जेक्ट में पिछले बार के मार्क्स से एटलीस्ट मार्जिनल इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो और उसका फाइनल इफेक्ट आपके टोटल मार्क्स पर अपने आप ही आ जाए। इनफैक्ट आप अपने लाइफ के गोल्स में भी ये यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कोई बड़ा सा गोल हो सकता है, जैसे कि मे बी आपको कोई कंपटीशन जीतना है, तो आपको वो सारे एक्टिविटीज नोट डाउन करेंगे जो आपको उस कंपटीशन को जिताने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप, यूजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सेसरीज फॉर ट्रेनिंग, इवन न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह, सारे का लिस्ट बनाओ। देयर कुड बी 100 ऑफ सच थिंग्स, कुछ मैक्रो लेवल पर, कुछ माइक्रो लेवल पर भी, जो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मे बी लाइक 0.5% इंप्रूवमेंट बढ़ा सकते हैं। और फिर उस सब का लिस्ट आने पर जो आपको 0.5% इंप्रूवमेंट दिला रहा है या इवन 1% इंप्रूवमेंट दिला रहा है, आप एक रूटीन तैयार करो और उस रूटीन को बस फॉलो करो। उससे होगा क्या? वेल, वो पॉइंट परसेंटेजेस एडवांटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होने लगेंगे और एक मैसिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करेंगे ओवर योर कॉम्पिटिटर्स और आप कंपटीशन जीतोगे। सो या कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है और यही कॉन्सेप्ट ने टोयोटा को हेल्प किया इतना अमेजिंग इंजन बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।